हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट डिफेंस क्लासेस गढ़वा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे क्लास का टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है ना जो कि आपके मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। अब आर्टिकल सुनते आप लोग के दिमाग में तुरंत आता होगा जिन लोगों ने पहले भी पढ़ा है, और आर्टिकल ऐसा टॉपिक है ना जिसको हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे आर्टिकल में क्या है, ए है, एन है, द है। तो ए और एन इन दोनों का यूज लोग ना है वावेल और कॉन्सोनेंट के बेसिस पे जज करते हैं और उसी से क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें वावेल और कॉन्सोनेंट का रोल तो है, बहुत बड़ा रोल है, लेकिन उसके अलावे भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे आप ये बताएंगे कि कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा और कहाँ पे द लगेगा। आज हम इस क्लास में आर्टिकल से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज़ें, बड़ी से बड़ी चीज़ों के बारे में सीखेंगे और इतनी बेहतर तरीके से समझेंगे कि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन छूटे नहीं। इसलिए आप बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा और एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा, ताकि हम जो आपको बताएं समझें, उसके बाद आप उसको नोट डाउन किए हैं तो उसको एक बार पढ़ के आप रिवाइज भी करें। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल। देखो समझते हैं आर्टिकल को, ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। क्या कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार आर्टिकल एडजेक्टिव है। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से अगर हम देखें तो आर्टिकल जो है उसे एडजेक्टिव में रखा जाता है, ठीक है। एडजेक्टिव आप लोग समझ रहे होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत में आता है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिटेल आप लोग की क्लास एक बार शायद पहले भी ली चुकी होगी और फिर बताई भी जाएगी आगे। तो इसमें आर्टिकल को जो है एडजेक्टिव है। अब वास्तव में है क्या ये कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव में जो काइंड आते हैं तो एडजेक्टिव के डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आर्टिकल को रखा जाता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में यानी हमारे आधुनिक इंग्लिश जो है उसमें हम इसे रखते हैं डिटरमाइनर्स के अंदर, ठीक है। अब डिटरमाइनर्स क्या है ये आपको नहीं पता होगा। डिटरमाइनर्स क्या है? देखिए, डिटरमाइनर्स वे हैं जो यह निश्चित करते हैं कि इसके बाद किसी नाउन का प्रयोग किया जाता है, या नाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डिटरमाइनर्स वे होते हैं जो ये निश्चित करते हैं कि उनके बाद एक नाउन का प्रयोग होगा। अब नीचे एग्जांपल में देखिए ही इज। अब ये जो है ये क्या है? आर्टिकल है। ए एंड द, ये तीन आर्टिकल होते हैं। अब ए जो है एक आर्टिकल है और उसके बाद ये जो बॉय है वो के बॉय क्या है? एक नाउन है कि नहीं है? नाउन है ना। बॉय जो है वो नाउन है। अब ये कैसा नाउन है? बॉय कैसा नाउन है? बॉय जो होता है वो है हमारा कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा ना, ये हमारा कॉमन नाउन है। यानी कि ध्यान में रखना है, अब जरूरी नहीं है कि कॉमन नाउन ही होगा, उसके बाद नाउन कोई भी हो सकता है, या तो कॉमन नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा, कुछ भी नाउन हो सकता है इसमें। तो देखिए यहाँ पर जब ये आया उसके तुरंत बाद एक नाउन है, तो इसको जो है डिटरमाइनर के अंदर में रखा गया है, हम इसे डिटरमाइनर कहते हैं और फिर इसे हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में आर्टिकल के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखो, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ भी ए के बाद वेरी इंटेलिजेंट बॉय, लास्ट में बॉय आया, यहाँ भी नाउन है, ठीक है। तो डिटरमाइनर्स में तो मतलब कहने का मतलब यही है कि लास्ट में क्या आएगा? हमेशा नाउन आएगा और उससे पहले हमेशा डिटरमाइनर्स होता है। अब देखिए आर्टिकल को जो है मेनली दो कैटेगरी में बांटा गया है, और उन दो कैटेगरीज में क्या कैटेगरीज है उनको हम देखते हैं। पहला चीज़ है, आर्टिकल को पहला बांटा गया डिफिनिट आर्टिकल में। अच्छा, डिफिनिट का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, और इनडिफिनिट दूसरा है इनडिफिनिट। तो इनडिफिनिट का मतलब क्या है कि जो निश्चित नहीं है, ठीक है, निश्चित नहीं है उसे हम इनडिफिनिट में रखते हैं, जो निश्चित है उसे हम डिफिनिट में रखते हैं। तो डिफिनिट आर्टिकल में आता है द, यानी जहाँ भी किसी निश्चितता की बात होगी, कन्फर्मेशन की बात होगी, वहाँ पर द का यूज होता है। और जहाँ इनडिफिनिट आर्टिकल में आते हैं ए और एन, ये दो चीज़ आते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल में। क्योंकि देखिए ए ऐसे तो अगर समझते हैं कि ए का मतलब अगर कोई एक चीज़ होता है हम ए का यूज़ करते हैं, एन का भी एक ही चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, सिंगुलर के लिए ही उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इन तीनों का यूज कैसे होगा, कहाँ होगा, ये हम देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि इन आर्टिकल्स को ना दो फॉर्म में हम उसको बोलते हैं। जैसे बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि कोई ए को अ बोलता है, कोई THE उसको दी बोलता है, कोई द बोलता है। तो बोलने का तरीका अलग अलग होता है। तो किसी को लगता है कि अरे वो द बोल रहा है या फिर अ बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है। तो बहुत मतभेद होता है कि पता नहीं दोनों में से सही कौन सा है। आपस में पता चला कि मारपीट करनी है कि हम सही बोल रहे हैं, सामने वाला सही बोल रहा है,
ना। तो ऐसा नहीं करना है, दोनों सही है अपने जगह पे। अब दोनों को हम एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म और एक वीक फॉर्म में उसका यूज करते हैं। अब ये कहाँ होता है, कब करते हैं, इसको हम देखते हैं। देखिए आर्टिकल का हम ना दो तरीकों से यूज करते हैं। दो तरीकों से यूज कहने का मतलब है कि प्रोनाउंसिएशन में जब बोलेंगे तो दो तरीकों से यूज करेंगे। देखिए क्या है, आर्टिकल्स का दो तरह से उच्चारण करते हैं, वीक फॉर्म में और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में। वीक फॉर्म में और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में। अब वीक फॉर्म कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म कौन सा है, कैसे उसको हम प्रोनाउंस करेंगे, ये देखते हैं। तो देखिए आर्टिकल ही तीन है, ए है, एन है, द है, यही तीन चीज़ तो है। अब ए का जो वीक फॉर्म है उसको वह होता है अ। ए का वीक फॉर्म अ होता है, और इसी का स्ट्रॉन्ग फॉर्म अगर हम बोले तो ए होता है ना। वीक फॉर्म अ होगा और स्ट्रॉन्ग फॉर्म ए होता है। उसके बाद है एन। एन का वीक फॉर्म जो है वो है अन, ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म है वो है एन। ए ये एन है। अब है द, तो द का वीक फॉर्म जो है द और दी दोनों होता है, ठीक है। तो मतलब जब वीक फॉर्म यूज करना होगा तो हम दोनों कर सकते हैं, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फॉर्म हमको यूज करना है तो सिर्फ हम क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। क्लियर है? यानी कि जब भी वीक फॉर्म में द का यूज करेंगे तो हम दोनों कर सकते हैं, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फॉर्म में करना हो तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ दी का ही यूज करेंगे। अब हम कहाँ ए बोलेंगे, कहाँ अ बोलेंगे, कहाँ एन बोलेंगे, कहाँ अन बोलेंगे, इसको समझिए इस लाइन के थ्रू। क्या कहता है कि स्पोकन इंग्लिश में ए का उच्चारण अ होता है। किसमें? स्पोकन इंग्लिश में ए का उच्चारण अ होता है, एन का उच्चारण अन होता है, तथा द का उच्चारण जो है वो द या दी होता है। क्योंकि अभी आप लोग यहाँ देखें कि वीक फॉर्म में द का यूज क्या होता है, द और दी भी हो सकता है। इसके साथ साथ ही जब ए एन द के बाद आने वाले शब्द पर विशेष जोर देना हो, समझे? यानी कि जब कोई वर्ड दिया है, मान लो ए एन द दिया, अब ए एन द के बाद जो है कोई ऐसा वर्ड हो जिस पर हमको विशेष जोर दे के बोलना हो ना, तो विशेष जोर देना हो तब ए का ए होता है, एन का एन होता है और द का दी होता है। यानी कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म में द का दी होता है। ये बार बार आपको हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान रखिए इसको। कब हम यूज करेंगे ये चीज़? जब आर्टिकल में आने वाले शब्द के बाद, आर्टिकल दिया है उसके बाद जो शब्द है उस पर हमको क्या देना है, विशेष जोर देना है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या है कि ये तो आप समझ गए। उसके बाद आते हैं कि जब द के बाद आने वाला शब्द नाउन का प्रथम अक्षर वावेल से शुरू होता है। अब देखिए ध्यान से, हम द का यूज ना दी कब करेंगे, द को दी कब पढ़ेंगे, ये तब हम पढ़ेंगे जबकि द के बाद आने वाला शब्द का जो मतलब जो नाउन है, ये तो आप जान ही रहे हैं। अभी हम लोग पहले देखें कि जब भी डिटरमाइनर्स यानी कि जब भी कोई आर्टिकल होता है उसके बाद क्या देगा, नाउन देगा। ये एकदम कंफर्म है कि नाउन देगा ही देगा। अब नाउन जब देगा तो नाउन का जो प्रथम अक्षर यानी फर्स्ट लेटर जो होगा, इट शुड बी वॉवेल, यानी कि पहला अक्षर क्या होना चाहिए, वावेल होना चाहिए। अगर पहला अक्षर वावेल से शुरू होता है तो हम उसको दी पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि हम द को दी तभी पढ़ेंगे जब उसके बाद आने वाला शब्द का पहला लेटर, फर्स्ट लेटर क्या हो, वावेल हो। जब वावेल होगा तो हम द को दी पढ़ेंगे। ये आप समझ गए कि हम ए को अ कहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब भी वीक फॉर्म होगा तो हम ए का अ पढ़ेंगे, एन का अन पढ़ेंगे और द का द या दी हम पढ़ सकते हैं। लेकिन ये हम देखना होगा द को कि उसके बाद क्या है, यानी नाउन का पहला लेटर वावेल है कि कॉन्सोनेंट है। ये एकदम आप ध्यान में रखिएगा इसको, तभी आप द के चीज़ को क्लियर कर पाइएगा, ठीक है। तो अब अगर कोई ये बोलता है तो मारपीट नहीं कर लेना है, बस हमको ये समझ लेना है कि सामने वाला जो बोल रहा है उसको इस चीज़ का नॉलेज है कि नहीं, कि वो जो है ये मतलब उसको वीक फॉर्म स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहाँ अप्लाई करना है, ये चीज़ वो समझता है कि नहीं समझता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम यूज़ करेंगे इसका, ठीक है। यूजेज ऑफ आर्टिकल, इतना सब तो हम जान गए। अब हम आर्टिकल्स का यूज कहाँ करेंगे, किन किन आर्टिकल्स को कैसे देखेंगे, अब ये देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहले ए का यूज कहाँ होता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं, बस सीधा सीधा फटा नहीं लिखना चालू मत कर दीजिएगा, ठीक है। बस लिख दिए हो गया, ऐसा नहीं समझ पाइएगा। इसको बढ़िया से एक्सप्लेनेशन जो इसको सुनिए समझिए तब उतारिए। देखिए पहला क्या है कि सामान्यतः पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो हम ए का प्रयोग करेंगे। ये तो सब कोई जानता है, मतलब आज तक जो आर्टिकल सुना होगा ना, ई लाइन तो पहला लाइन सबको पता होगा
कि जहाँ क्या रहेगा, कॉन्सोनेंट रहेगा अगर वर्ड के पहले, तो हम उसमें क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। इसको तो हमको बताने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ देख लीजिए कैट है, तो कैट के पहले क्या है, सी है। भावेल क्या होता है, 5 को तो भावेल होता है जी, ए ई आई ओ और यू, यही 5 को भावेल है। इस 5 के अलावा, ठीक है, इन 5 के अलावा अगर वर्ड में कोई भी है पहला लेटर, तो वहाँ पर क्या होता है, ए लगता है। इस सबको जानता है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या है कि यदि किसी शब्द का पहला अक्षर यू या ई हो, क्या हो, यू हो या फिर ई हो, लेकिन उसका उच्चारण कैसा हो रहा है, यू, ठीक है, की तरह हो, तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे देखिए यहाँ पर यू लिखा हुआ है ना, तो अब यू लिखा हुआ है तो क्या करेगा ना, बहुत ज़्यादा बच्चा लोग करता क्या है कि अरे यहाँ पर तो यू लिखा हुआ है, भावेल है ये है, तो फिर ए कहाँ से लगेगा। हम तो पढ़े क्या है, यही पढ़े हैं कि भैया जहाँ पर कहाँ कॉन्सोनेंट आ गया तो ए कर देंगे, भावेल आ गया तो एन लगा देंगे। गड़बड़ा ना गई है। अगर यही मान लीजिए ऑप्शन अगर आपको दे दिया था और इसी में क्या करते हैं, बेसिक हमको नहीं नॉलेज है, तो चुपचाप फटाफट देखेंगे और मार देंगे वहाँ पर कि एन यूनिवर्सिटी। लेकिन उच्चारण सुनिए, यूनिवर्सिटी है, यू तो लिखा है, लेकिन उसका उच्चारण होता है यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो उच्चारण को देखना है, और उच्चारण को देखने के बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यू हो या ई हो, लेकिन उसका उच्चारण क्या हो, यू की तरह हो, तो हम यहाँ पर ए लगाते हैं, एन कभी नहीं लगाते हैं। ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत गलती होता है इसमें, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। अब इसमें देखिए यूनिफॉर्म, ठीक है, लिखा हुआ है क्या है, यू है, यू है, तो इसमें भी वही सोचेगा कि अरे भावेल था ये, मारो ना, एन मारते हैं सही हो जाएगा, लेकिन गलती हो गया, एन नहीं मारना है। यहाँ पर उच्चारण देखना है कि यू, यूनिफॉर्म, थोड़ा सा लंबा खींचेगा ना, तो यहाँ पर ए लगता है। इसको बढ़िया से ध्यान में रखिएगा। आगे है थर्ड पॉइंट कि जब किसी संक्षिप्त शब्द, अब संक्षिप्त शब्द का मतलब ऐसे समझिए शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म हम लोग करते हैं ना, जैसे मान लीजिए बी ए, शॉर्ट फॉर्म हो गया, बी ए का फुल फॉर्म करेंगे तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी शॉर्ट फॉर्म हुआ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ, क्या होता है, बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म यानी कि संक्षिप्त शब्द का उच्चारण क्या है, कॉन्सोनेंट हो तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। अब इसको समझिए क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या है, बी ए, ठीक है, बी ए का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो अब इसको देखिए यहाँ पर शुरू में क्या है, बी है, जब इसका हम उच्चारण करेंगे तो ऐसे ही ना बी होगा, है बी, ब, भावेल तो किसी हिसाब से नहीं आ रहा है। तो जब उच्चारण ही हमारा नहीं ऐसा आ रहा है तो हम यहाँ पर एन क्यों लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ बी है, ठीक है। देखिए आर्टिकल वावेल और कॉन्सोनेंट से ऊपर उठ के प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण कैसा है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, उसी से सारा आर्टिकल बनता है। दूसरा है कि अब बी एस सी, यहाँ भी क्या है, बी है, यहाँ भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कोई भी शॉर्ट फॉर्म को इंग्लिश में एब्रीविएशन भी कहा जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो किसी भी एब्रीविएशन का उच्चारण जब प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे तो किससे होगा, कॉन्सोनेंट से होगा। तो जहाँ कॉन्सोनेंट से उच्चारण होगा तो हम वहाँ पर ए लगाते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि वन के अर्थ में, ठीक है, वन के अर्थ में ए का प्रयोग होता है। अब वन के अर्थ में कहने का मतलब समझिए, एग्जाम्पल देखिए, कहता है अ वन लेग्ड मैन, ठीक है, एक आदमी है जिसका एक ही पैर है, मतलब वो विकलांग है, अपाहिज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वन लगा हुआ है, कोई भी सेंटेंस मिले, कोई भी वर्ड मिले, अब उस वर्ड में क्या आपको मिलेगा, अगर वन लगा हुआ है तो चुपचाप आंख बंद करके बस ए लगा दीजिए। बाकी आगे हमको क्या पढ़ने का जरूरत नहीं है, सेंटेंस में जहाँ पर वन आया वहाँ पर ए लगा देंगे। अगला एग्जांपल जो है वन वे ट्रैफिक, ठीक है, यहाँ भी वन आया तो जहाँ वन आया चुपचाप हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। बाद में वावेल है, कॉन्सोनेंट है, डजंट मैटर, हम उसको नहीं देखेंगे, बस चुपचाप वन आया तो ए लगा देंगे। ओके, आगे देखिए फिफ्थ नंबर क्या कहता है, एक्सक्लेमेशन में, एक्सक्लेमेशन का मतलब देखिए, एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में, अगर इसको हम कहें तो विस्मयादि बोधक। ठीक, अब मान लीजिए कुछ अचानक से देखें, अब अचानक से देखने के बाद ना हमारे, जैसे मान लीजिए कुछ बढ़िया जगह घूमने चले गए, पहली बार गए हैं, बहुत ही एडवेंचरस एकदम जगह है, अब गए, अरे वाह कितना बढ़िया सीन है, वाह। तो अब देखिए वाह जो है हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर का जो फीलिंग निकला वही ना हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमारे अंदर का जो फीलिंग है एक वर्ड के रूप में बाहर आ रहा है, वही होता है एक्सक्लेमेशन। और एक्सक्लेमेशन का जो सेंटेंस होता है उसको डिनोट करने के लिए एक मार्क का यूज किया जाता है, जिस मार्क को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। देखिए ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ठीक है, हिंदी में इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक,
तो अब जैसे देखिए वाट लगा हुआ है ना यहाँ पर। अब वाट मतलब क्या, हम लोग जनरली हम लोग को लगता है क्वेश्चन जब पूछते हैं तो वाट का यूज करते हैं। अब खाली क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, अब ऐसे समझिए, बोले क्या बढ़िया सीन है, ऐसे बोलते हैं ना। तो अब क्या बढ़िया सीन है, तो हम कोई किसी से तो क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे हैं, ये तो हमारे अंदर का फीलिंग है जो कि एक्सप्रेस कर रहे हैं हम ना। तो उसके लास्ट में क्या लगा हुआ आपको मिलेगा, ये मिलेगा। समझ गए? यानी कि जिस वर्ड के लास्ट में आपको ये मतलब सॉरी जिस सेंटेंस के लास्ट में ये आपको मिलेगा एक्सक्लेमेटरी मार्क, हम क्या समझेंगे कि वो क्या है, एक्सक्लेमेशन का एक सेंटेंस है। कोई भी एक्सक्लेमेशन में व्हाट के बाद क्या होता है, ए का प्रयोग होता है। तो शुरू में क्या लिखा है, व्हाट लिखा है ना, तो इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ए का प्रयोग होगा। इसके बाद वावेल है कि कॉन्सोनेंट है, ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है एक्सक्लेमेटरी मार्क है वहाँ पे, एक्सक्लेमेशन का सेंटेंस है, उससे पहले व्हाट है तो व्हाट के बाद ए लगेगा। ठीक है, आगे आइए। 6 पॉइंट है कि व्यक्ति नहीं, व्यक्ति की विशेषता, ध्यान में पढ़िए इसको, कि व्यक्ति नहीं व्यक्ति की विशेषता, यानी अगर कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति की बात हम नहीं कर रहे हैं, उस व्यक्ति के अंदर खासियत क्या है, क्या उसकी विशेषता है, उस विशेषता को हम अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब प्रॉपर नाउन का मतलब तो समझ ही नहीं आप ना। प्रॉपर नाउन क्या होता है कि किसी भी एक निश्चित नाम, नाउन का मतलब होता है नाम, प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन ऐसा नाउन होता है जिससे हम किसी एक व्यक्ति विशेष की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, ठीक है, अब सारे राज्य अगर हम बोले कि स्टेट, तो स्टेट कहने का मतलब है कि सब सारे राज्य आ गए ना, स्टेट्स अगर हम बोले तो सारे राज्य आ गए। अगर हम मान लीजिए झारखंड, अगर हम झारखंड बोलते हैं, चूंकि झारखंड से हम लोग तो झारखंड की बात करते हैं, अगर हम कहें कि झारखंड, तो झारखंड का मतलब सिर्फ यही स्टेट आया ना, ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली, पटना, बनारस ये सब तो नहीं आ गया, झारखंड आया। तो एक ऐसा नाम जिससे किसी व्यक्ति विशेष, विशेष जगह, विशेष वस्तु, ठीक है ना, यानी कि स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट हो, स्पेसिफाइड प्लेस हो, स्टेट स्पेसिफाइड आपका कंट्री हो, इन सारी चीज़ों का अगर डोनेट करें हम तो उसको हम प्रॉपर नाउन में रखते हैं। समझ गए? तो जहाँ भी व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्ति की विशेषता के अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल मतलब कौन, ए अभी यहाँ पर आएगा ना, क्योंकि हम लोग ए पढ़ रहे हैं। इसके बाद एन देखेंगे। अब देखिए कहता है कि ही इज़ अ दारा सिंह ऑफ सोसाइटी। दारा सिंह का नाम आप लोग सुने होंगे, सब कुछ सुना होगा भाई, इंडियन है तो भाई नाम तो सुना ही है, बाहर में भी लोग सुनता है तो इंडिया कौन सा बड़ा चीज़ है। अब देखिए दारा सिंह, ठीक है, तो कहा जा रहा है कि वह अपने सोसाइटी का ना दारा सिंह है। अब दारा सिंह देखेगा ना, 4-5 को थोड़ी है, लेकिन हम लोग तुलना कर रहे हैं। मान लेते हैं कोई आपके आप ही का दोस्त यार है, चाहे कोई अगल बगल का सोसाइटी है, और कोई आदमी है पूरा बॉडी बिल्डर है, बढ़िया एकदम ताकतवर, तो हम कहते गए वो तो दारा सिंह जी से एकदम है। तो हम तुलना कर रहे हैं उससे, क्यों? क्योंकि दारा सिंह बहुत ही पावरफुल है, तो हमें उसके अंदर शारीरिक बनावट भी देखे होंगे, पूरा बॉडी बिल्डर, तो हम उसका तुलना उससे किए हैं। समझ गए? तो हम डायरेक्टली उस इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस इंसान की खासियत की तुलना हम किसी और इंसान से कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हम नाम लिखे हैं ये क्या है, दारा सिंह जो है ये क्या है, प्रॉपर नाउन है ना, दारा सिंह मतलब दारा सिंह है, तो उसके पहले हम यहाँ पर ए का यूज करेंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल में आइए, ही इज तेंदुलकर ऑफ हिज टीम। अब तेंदुलकर, तेंदुलकर का मतलब सीधा दिमाग में आता होगा सचिन तेंदुलकर, और तेंदुलकर की तो बात हम कर नहीं रहे हैं ना, क्योंकि भाई वही ऐसे हैं जो हर किसी के जुबान पे है, जो क्रिकेट लवर है भाई सबको उनको जानता है, सचिन तेंदुलकर का नाम तो सुना ही है सब कोई। अब तेंदुलकर यानी कि मान लीजिए ना आप ही का कोई दोस्त यार है और बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता है, तो उससे तुलना कोई करता है कि अरे तो पूरा सचिन तेंदुलकर जैसा खेलता है, एकदम तुलना कर रहे हैं। ठीक है, अब वो तो बन नहीं सकता है ना कोई बार बार, लेकिन तुलना हम उससे कर रहे हैं। ठीक है, तो उस इंसान की मतलब सचिन तेंदुलकर को हम डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उनकी जो विशेषताएं हैं क्रिकेट के मामले में, तो कोई बढ़िया क्रिकेट खेल रहा है तो हम उससे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो जब भी कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, यानी इसीलिए बताया गया है कि व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है, बल्कि व्यक्ति की विशेषता की बात की जा रही है। बार बार हम इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो हम उससे पहले क्या लगाएंगे, सॉरी ही इज तेंदुलकर है तो यहाँ पर लग जाएगा ही इज अ तेंदुलकर ऑफ हिज टीम। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं एन का यूज क्या होता है। ए का यूज इतना ही सारा जो है ए का यूज है। अगर आप इन 6th पॉइंट को बेहतरीन तरीके से समझ गए, याद कर लिए, तो यकीनन मानिए कि आपका आर्टिकल का ए से रिलेटेड एक भी चीज नहीं छूटेगा। बशर्ते आप इसको नोट डाउन कीजिए, और नोट डाउन करने के बाद खुद से पढ़िए, समझिए, और हम जो एक्सप्लेन किए उसको याद रखिए। ठीक है, चलिए एन का यूज देखते हैं। आप इसको एक बार फोटो खींच सकते हैं, आप नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि यूजेज ऑफ एन, यानी एन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है
कि सामान्यतः जो शब्द क्या वॉवेल से शुरू होता है ना, उससे पहले एन का प्रयोग होता है। ये भी आप लोग जान रहे हैं, एन का पहला पॉइंट और ए का पहला पॉइंट, ये आप दोनों जान ही रहे हैं कि कॉन्सोनेंट होगा ए लगेगा, वॉवेल होगा तो एन लगेगा, पहला पॉइंट यही कहता है ना। देखिए कि पहला इसमें जो है ए है वॉवेल है, यहाँ भी ओ है वॉवेल है, ई है वॉवेल है, तो जहाँ भी पहला लेटर क्या होता है वॉवेल होता है। तो बेसिक हमको यही समझना है, बेसिक चीज़ यही है कि वॉवेल होगा तो उससे पहले क्या लगेंगे, एन लगाएंगे। अब उसके अलावे क्या हमको समझना है, इसको देखिए। दूसरा पॉइंट है कि कोई शब्द एच से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, एच से शुरू होता है, लेकिन उसका उच्चारण जो है ना वो एच की तरह न हो। शुरू एच से हो रहा है लेकिन उच्चारण एच की तरह न हो। जैसे HOUR है तो इसको हावर नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, आवर। क्या पढ़ते हैं, आवर। तो उच्चारण किसे हो रहा है, आवर ना, अ ना। ए क्या है, ववेल होता है, तो एच लिखा है उससे फर्क नहीं है। उच्चारण जब कर रहे हैं तो हावर ना, उसको हम लोग आवर पढ़ते हैं। तो उच्चारण पर हम लोग को भी देखना है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, न कि ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है हॉनेस्ट मैन, पढ़ते हैं इसको नहीं, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट मैन। ठीक, लिखा हुआ है एच लेकिन पढ़ेंगे क्या, ऑनेस्ट। हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ओके, तो जहाँ भी लिखा है एच लेकिन उच्चारण एच की तरह हो ही नहीं रहा है, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ध्यान रखिए इसको। आगे है थर्ड पॉइंट, यदि किसी शॉर्ट फॉर्म का उच्चारण किसकी तरह हो, ववेल की तरह हो। पिछला बार हम लोग पढ़े थे कि कॉन्सोनेंट की तरह हो ना, क्योंकि वो ए का यूज था। अब एन का है तो ववेल की तरह हो, लेकिन उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए एम ए, ठीक है, ई क्या है, देखिए तो एम क्या है, कॉन्सोनेंट होता है ना। अब है कॉन्सोनेंट, लेकिन जब इसको अगर हम लिखेंगे तो ए म तब ना एम होता है। जब एम है तो एम को लिखने के लिए पहले ए तब म, तो एम शुरू किससे हो रहा है, ए से हो रहा है, तो उच्चारण तो यही से ना हो रहा है, भले क्या लिखा है, कॉन्सोनेंट लिखा है। ठीक है, तो जब ए है उच्चारण हो रहा है म ऐसे करके, तो एम, इसीलिए हम पहले क्या लगाएंगे, एन लगेंगे। तो यहाँ तो वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला आइडिया तो फ्लॉप कर गया ना। यही चीज़ है कि हर जगह वॉवेल और कॉन्सोनेंट को देख करके हमको नहीं सोच करना है ना। अब आगे देखिए, यहाँ पर है एमपी। एमपी का मतलब आप लोग जानते होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो एम, यहाँ भी एम है, वही ए म तब एम होता है, तो यहाँ भी एन लगेगा। अब यहाँ पर एक्स, एक्स जो है, एक्स को हम लिखेंगे कैसे, एक्स ऐसे लिखते हैं। तो ये ए जो है उच्चारण तो शुरू तो ए हो रहा है ना, भले लिखा हुआ क्या है, एक्स है क्या, कॉन्सोनेंट। तो बहुत बच्चे लोग क्या करेगा, और एक्स रे लिखा हुआ है तो शुरू में कॉन्सोनेंट है, बस ए टिक मार के निकल लो, खत्म हो गया ना, वहीं पर तो नंबर कट गया, क्योंकि उसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। यही आपको ध्यान में रखना है कि इन्हीं सब चीज़ों का आपको नॉलेज रखना है, जो कि आपको एडवांस्ड बनाएगा। आगे अब देखिए, इतना तो हो गया, लेकिन अब लेकिन क्या है, कुछ देखिए 3 पॉइंट्स आपको नीचे दिख रहे होंगे कि लेकिन क्या आपको नहीं करना है। प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स का मतलब क्या होता है भाई, प्लूरल नाउन का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा। एक है तो सिंगुलर होता है, और दो है तो प्लूरल है, दो है, दो से ज़्यादा है तो प्लूरल में आता है ना। अब देखिए प्लूरल इंग्लिश में हम कैसे पहचानते हैं, लास्ट में क्या मिलेगा आपको, एस मिलेगा या एस मिलता है। ठीक है, एस या एस मिलता है, ध्यान में रखिए। अब देखिए काउज है, तो अगर एक है गाय तो काउ लिखते हैं, लेकिन इसी का प्लूरल बन गया तो काउस हो गया ना। अब देखिए ए हो गया या फिर एन हो गया, ये सिंगुलर के लिए ही यूज होता है। तो जब एस लग गया तो एस लग गया, तो फिर उसमें बात ही नहीं रही ना कि हम उसमें जो है ये आपका ए लगेगा या एन लगेगा, क्योंकि प्लूरल हो गया, और प्लूरल को इसी एक चीज़ को तो संबोधित करता नहीं है, एक चीज़ को तो डिनोट करता नहीं है। अब दूसरा है, देखिए डॉग्स, यहाँ पर क्या लगा है, एस लगा है, यानी कि जिन वर्ड्स के लास्ट में ऐसे मिले आपको, हमको समझना है कि वो प्लूरल है, और प्लूरल से पहले कभी भी ए का या फिर एन का यूज नहीं होता है, नहीं होता है। आगे आइए, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसे आप गिन ना सकें। अब जैसे मिल्क हो गया, वाटर, घी, हनी, ये सब को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। इसको तौला जा सकता है, नापा जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता है। दूध को हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए 5-10 पैकेट में अगर दूध को रख दिया जाए, तो पॉकेट्स ऑफ मिल्क आप उसे गिन सकते हैं, यू कैन काउंट द पॉकेट ऑफ द मिल्क, बट यू कांट काउंट द मिल्क, वाटर, घी, हनी एटसेट्रा अलोन। ओके, मतलब अगर ये अलग अलग चीज़ है तो आप इसको जो है नहीं गिन सकते हैं, लेकिन अगर इसी का पैकेट बना हुआ है तो गिनना आसान होता है। तो जब भी अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो हम उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही हम ये देख चुके हैं कि प्लूरल जहाँ भी आया हम उसका यूज नहीं करते हैं, और अनकाउंटेबल तो हम जिसको गिन ही नहीं सकते हैं, तो जिसको गिन ही नहीं सकते हैं फिर ए एन का यूज होगा कहाँ से, कॉमन सी चीज़ है। आगे ये
प्रॉपर नाउन, अब देखिए प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, शहर, राज्य, दिन, महीना इत्यादि के पहले भी ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। और जैसे मान लीजिए जनवरी, तो क्या हम कहेंगे कि एन जनवरी, ए जनवरी? एकदम गलत है, सुनने में भी गलत आ रहा है ना, उच्चारण भी हम लोग अगर करेंगे तो पूरा गलत लगता है, सुनने वाले को भी सही नहीं लगेगा। तो ए जनवरी, एन जनवरी, मान लीजिए कोई महीना है, ठीक है, या फिर कोई साल अगर ले लीजिए 2012 और 2023, ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है, ये टोटल गलत है, तो हम इनका यूज नहीं करते हैं। यानी कि बेसिक थीम हमारा क्या है? बेसिक थीम यही ना है कि वावेल साउंड क्या होता है? एन होता है, और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है? ए होता है। ठीक है, आगे देखिए, आज तो आप लोगों ने देखा कि ए और एन का यूज क्या होता है, कहाँ होता है। आप लोगों को ये जितने भी पॉइंट्स आप लोगों को बताए हैं, आज इन सारे पॉइंट्स को बढ़िया से आप नोट कीजिए, समझिए, इसको याद रखिए, और इतना अगर आप कर लेते हैं ना तो कोई छूटने का तो बात ही नहीं, फिर कोई सवाल आपसे नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे द के बारे में कि यूज ऑफ द, और द से पहले अभी एन की और भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, तो एन से जुड़ी हुई और भी चीज़ें हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि द का यूज कहाँ करते हैं। द का यूज थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि द का यूज बहुत सारी जगहों पे होता है, समझ रहे हैं आप, और हमेशा किसी ना डिफिनिट चीज पे होता है। अभी आप देखें कि डिफिनिट और इनडिफिनिट दो चीज़ों में इनको बांटा गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एन की जो बची हुई चीज़ें हैं उनको देखेंगे, और द का यूज कहाँ होता है वो सारी चीज़ देखेंगे। ओके।